गुड इवनिंग साथियों, सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार। स्वागत है आपका राघव सर की लूसेंट की कक्षा में। सभी साथी उम्मीद करते हैं कोरोना काल में सब लोग घर में रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और भाई साहब ये समय ऐसा है जिस समय का बहुत सदुपयोग करना है। सबसे पहले बात तो मैं सबको बताना चाहता हूं, जैसे बहुत लोग सोच रहे हैं भाई साहब उनके कदम घर पे थम ही नहीं रहे, और उनको मैं बताना चाहता हूं वो अपने कदमों को घर में ही थाम लें। ठीक है, अगर वो अपने घर में कदम नहीं थाम रहे तो मान लो उनके कदम कहीं और थम जाएंगे। तो इसीलिए बिल्कुल आराम से कदमों को अपने घर में रखिए और शिक्षा को आराम से प्राप्त करिए और समय को बिल्कुल मत गवाओ, क्योंकि ये आप एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का एक जीवन में बस एक ही लक्ष्य है, पढ़ना 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 और सफलता पाना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शेयर कर रहा हूं जबरदस्त तरीके से। विनय, अभय, संदीप, निहाल पांडे, उपेंद्र, बिंदु, अंकेश। अच्छा, एक ने तो आईडी बना ली, राघव गुप्ता। अरे भाई साहब, जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। ठीक है, एक ने तो बिल्कुल राघव गुप्ता के नाम से आईडी बना के आ गया बंदा कि सर जी अब तुम्हारे नाम से हम कमेंट करेंगे। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, सुमित, निधि सिंह, अजय, नितेश, नवीन, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार, नमस्कार। साथियों देखते हैं लूसेंट यूनिट नंबर आज है 21, पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। सबसे पहले बात तो मैं बता दूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि यहां से बच्चों को समझ में नहीं आता है। यहां पे प्राचीन इतिहास, गुप्त काल के बारे में जानते हैं, इसके बाद सब पी जाते हैं। और पीने का मतलब यह है, सारे टीचर्स भी यही करते हैं। वो सिर्फ इतना करते हैं कि भाई साहब पॉइंट लिखा देते, छोड़ देते हैं। आज तक का उनको यह नहीं बताते हैं कि गुप्त के बाद आखिरकार घटनाएं क्या घटित हुई, गुप्त काल के बाद आखिरकार क्या क्या चीजें हुई, जो पेपर में किस हिसाब से विधिवत तरीके से नोट्स एंड उसको प्रॉपर वे में हम अच्छे से पढ़ें। तो आज जरूरत है हमें बहुत ही बेहतरीन वे से पढ़ने की। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, गुप्त काल हो जाता है समाप्त, क्योंकि गुप्त काल के हमने अंतिम शासक कल देख लिए थे, विष्णुगुप्त तृतीय थे। आज देखते हैं बहुत अच्छे से, समझ ले मेरे बच्चा, बहुत ध्यान समझना, जबरदस्त अंदाज बताऊंगा मैं। पहले तो तू कॉन्सेप्ट सीख, फिर आगे देखता है। देखो, प्राचीन भारत मैंने बताया था पूरा का पूरा ही ऐसे बनता था। ठीक, प्राचीन भारत जो था पूरा का पूरा ऐसे बनता था। और जो मेन चीज थी यहां पे थी मगध। एक तरफ बस मगध पे शासन चल रहा था और एक तरफ भारत में विदेशियों का आक्रमण हो रहा था। इधर पूरे वाले एरिया में विदेशियों का आक्रमण चल रहा था। तो आज एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर, क्या क्या तूने पढ़ा है। तो आज पहली बात तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं। ठीक है, तो मगध पे तुमने सबसे पहले पढ़ा था मगध राज्य का उत्कर्ष, और मगध राज्य के उत्कर्ष में 3 वंश तुमने पढ़े थे। सबसे पहला वंश था जिसका नाम था हर्यक, और हर्यक के बाद जो तूने पढ़ा था वो पढ़ा था शिशुनाग। और भाई साहब शिशुनाग के बाद जो तुमने पढ़ा मेरे बच्चा, वो तुमने पढ़ा नंदवंश। तो भाई साहब मगध राज्य के उत्कर्ष में ये 3 वंश तुमने पढ़े। फिर नंद वंश के शासक जो घनानंद होते हैं उनको हरा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और जब चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं तो एक नया वंश यहां स्थापित हो जाता है जिसका नाम था मौर्य वंश, और मौर्य वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। फिर मौर्य वंश चला करता है ताबड़तोड़ अंदाज में। फिर मौर्य वंश में जो शासन कर रहे होते शासक थे उनका नाम था 3। एक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, सीजी का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगले शासक हमने यहीं पे पढ़े थे वो पढ़े थे क्या, बिंदुसार। बिंदुसार के बाद जो हमने यहां पे पढ़ा था वो पढ़ा था अशोक। अशोक के बाद हमने बताया था मौर्य वंश का अंतिम शासक याद कर लेना जिसका नाम था बृहद्रथ। क्या था, बृहद्रथ। आज स्टोरी समझ पहले तू, बाद में क्योंकि जो भी नया होगा ना उसको भी समझ में आएगा। पहले बता रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो तुमने अगर ठीक से पहले समझा नहीं तो भाई पढ़ेगा क्या तू। अच्छा, आज बच्चे कह रहे हैं सर आपने आज थंबनेल में लिखा है पढ़ा पढ़ा के मार डालूंगा। अरे यार क्यों गलत सेंस ले रहे हो, जेल करवाओगे क्या हमें। हाँ, सपना चौधरी का गाना तो है जेल करवाए, और यहां पे तुम जेल करवा दोगे। मैं भाई साहब पढ़ा पढ़ा के मार डालूंगा मतलब मारने पे नहीं है, लेकिन पढ़ा पढ़ा के मैं तुम्हें घोर के पिला दूंगा। ठीक, जैसे मरने वाला इंसान को जड़ी बूटी दे दो सही हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हें डोज मिलेगी आज। बहुत बढ़िया। हाँ, तुम शेयर कर रहे हो भाई साहब, बहुत बढ़िया शेयर करना। अच्छा, जबरदस्त, चौकस। चल फिर
अशोक के बाद यहां पे जो अंतिम शासक बने थे उनका नाम था बृहद्रथ। अब आपको पता था मौर्य वंश यहां पे हो जाता है समाप्त। क्लियर। मौर्य के बाद जो अगला वंश आता है उसका नाम था गुप्त वंश। क्या था? गुप्त। गुप्त साम्राज्य के बारे में कल पढ़ा, लेकिन गुप्त और मौर्य के बीच में एक ऐसा तांडव था, एक ऐसी सीरीज थी जिसको कहते हैं मौर्योत्तर काल। जिसको कहते हैं मौर्योत्तर काल। भाई साहब किताबें छोड़, अब पढ़ना सीख। पढ़ते कैसे हैं? पेड से भी ऊपर जाएंगे हम। पेड क्लासे तो एक नॉर्मल है, उससे भी ऊपर जाऊंगा मैं, लेवल बड़ा अपना। ठीक है। गुप्त वंश और मौर्य वंश के बीच का जो काल कहलाया वो कहलाया मौर्योत्तर। मौर्योत्तर इसलिए कहलाया क्योंकि बच्चा मौर्य प्लस उत्तर संधि विच्छेद कर हिंदी में आ। मौर्य प्लस उत्तर, मौर्य प्लस उत्तर का मतलब हुआ, उत्तर मतलब बाद का। भाई साहब पता होगा, प्रश्न पहले पूछा जाता है, उत्तर बाद में दिया जाता है, तो उत्तर का मतलब बाद का। तो मौर्य के बाद का सेशन मौर्योत्तर। और मौर्योत्तर का मतलब यहां पे जो शासन हुआ ना, बड़े ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग हुई। इतनी जबरदस्त बैटिंग हुई है कि मिल के बैटिंग हुई है। देख, ये तूने जो सीखा, ये सीखा अपने देश में जो मगध में तांडव मच रहा था। पहले हर्यक, फिर शिशु, फिर नाग, सॉरी नंद, फिर नंद को हरा के मौर्य, मौर्य के शासक बता दिए। फिर इनके बीच में जो मेन थे, बीच में था मौर्योत्तर। और मौर्योत्तर में पता है बीच में दो प्रकार से, एक जो भारत में शासन चल रहा था उनका नाम था ब्राह्मण वंश। और ब्राह्मण वंश में तुमने बालक शासन देखे, 4 शासक, बहुत 3 शासक तो इंपॉर्टेंट है। पता है आपको कौन कौन से? तो एक तो था शुंग वंश, जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित किया था। शुंग के बाद जो अगला आपने पढ़ा था बच्चा, वो पढ़ा था कर्ण वंश। और कर्ण के बाद जो तुमने पढ़ा था वो पढ़ा था सातवाहन वंश। 3 वंश तुमने यहां पढ़े। फिर इधर आजा मेरे बच्चा, बहुत ध्यान से। जब शासन कर रहे थे नंद वंश के घनानंद, उस समय भारत में एक अटैक हुआ, और वो अटैक किया सिकंदर भाई साहब ने। मतलब भारत में विदेशी शक्ति एंट्री मारती। तो जब विदेशी शक्ति एंट्री मारती है, उसका नाम था भाई साहब सिकंदर महान। मार दिया इसने अटैक, लो काम हो गया। सिकंदर ने, अब यहां पे मैं पैरेलल बनाता हूं, बहुत अच्छा पेपर में प्रश्न आया। सिकंदर के समान मेरे शब्दों को सिर्फ वही समझता है जो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। क्योंकि भाई साहब फीलिंग तो वही समझ पाएगा जब दोनों तरफ से आग लगी हो। और जब आग ही नहीं होगी तो एक तरफ पानी और एक तरफ आग में तो बुझ जाएगा। तो भाई साहब सिकंदर जो तुमको अच्छा दिख नहीं रहा ऊपर नीचे, चलिए मैं चाहता हूं कि सर यहां पे जो टेक्निकल टीम है वो जरा कैमरे को सही कर दे, थोड़ा सा कैमरे को सही कर दे। ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा डाउन पड़ रहा है, बिल्कुल। हाँ, सिकंदर, एस का मतलब सिकंदर भारत में आ। तो जब भारत में सिकंदर आक्रमण कर रहा था, भारत में जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था, तो सिकंदर के समान भारत में कौन सा वंश था? उस शासक का नाम था घनानंद। बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में। और घनानंद किस वंश का था? घनानंद था नंद वंश का। क्लियर है? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? आ गई। अब बात समझो, बहुत ध्यान समझना। फिर यहीं पे सिकंदर के बाद इसका सेनापति बनता है अगली विदेशी शक्तियों का नेतृत्व करने के लिए, जिसका नाम बच्चे ने पढ़ा था। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। और जब सेल्यूकस निकेटर भारत में आक्रमण मारता है, जब यह करता है, तो उस समय भाई साहब त्राहिमाम मतलब मौर्य वंश का शासक था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के समान कौन सा शासक था विदेशी शक्तियों में? उसका नाम था एसएन। और एसएन का मतलब सिर्फ मोहब्बत वाले लोग समझेंगे, मतलब सेल्यूकस निकेटर। क्लियर है? चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना? बस साइज आप समझ में आना चाहिए। चलो फिर आगे समझ, बहुत ये सारे प्रश्न हैं, लेवल के स्टैंडर्ड बनेगा। फिर देखो भाई साहब, फिर अगला यहां पे सेल्यूकस निकेटर के बाद जो विदेशी शक्तियों का आक्रमण होता, यहां पे एक तरफ बढ़ जाता है डेमेट्रियस प्रथम।
और जो बच्चा सोच रहा होगा सर जी क्या बता रहे हैं, जा पुरानी प्लेलिस्ट चेक करो बच्चा और एक एक नंबर वाइज देख लो। आज 16 नंबर लेक्चर है और यूनिट नंबर है 21। जाओ पहले 15 लेक्चर विजिट करके आओ, तब बात करो आके 16 में, ठीक है। जिनको थोड़ा सा भी रत्ती भर का डाउट हो रहा हो, झूठी नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सच्ची बोल रहे हैं। फिर समझो, सेल्यूकस निकेटर के बाद एक इधर शासक बैठा जिसका नाम था डेमेट्रियस प्रथम, और डेमेट्रियस प्रथम के साथ एक इधर शासन कर रहा था जिसका नाम था एंटियालकिड्स। ठीक, ये पूरा चलता रहा, बहुत बड़ा धमाकेदार। अब बात इन सबके बाद भारत में इधर शासन हो गया किसका? गुप्त साम्राज्य का। और जब गुप्त साम्राज्य का हो गया, अब यहीं पे जो डेमेट्रियस और एंटियालकिड्स थे, ये किस वंश के थे? तो बात समझो, 4 विदेशी शक्तियां प्रमुख पढ़ते थे, तुम पता है 4, वो 4 विदेशी शक्तियां कौन सी थी? तो मैं तुमको रिवाइज करवा दूं एक बार। एक का नाम था हिंद यूनानी, एक का नाम था शक, एक का नाम था पहल्लव और एक का नाम था कुषाण। 4 विदेशी शक्तियां थी जो भारत में यवन आक्रमण के नाम से जानी जाती हैं। किसके? यवन आक्रमण के नाम से। हिंद यूनानी, शक, पहल्लव, कुषाण। भाई साहब लाइक शेयर ठोक देना। पढ़ाने में इतना मग्न हूं ना आज कि अपनी आज गुरुदक्षिणा मांगना भूल गया, तो तुम भी अपना ख्याल रखना कि कथा चल रही है, आप चढ़ावा चढ़ाते रहना, ठीक। चल, तो हिंद यूनानी, शक, पहल्लव, कुषाण, ये 4 विदेशी शक्तियां थी। इतना पूरा मामला बिल्कुल धमाधम समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो कल हमने पढ़ा, वो पढ़ा गुप्त वंश, और गुप्त वंश के बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस प्रकार मौर्योत्तर उसी प्रकार गुप्तोत्तर। लो भैया, गुप्ता के बाद और आगे गुप्ता के बादों आए जिनका कहा गया गुप्तोत्तर। तो गुप्तोत्तर को देख लेते हैं। मुकेश, निधि, क्या बात है, मनु, रुचि, पान सिंह, बिल्कुल गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब शेयर लाइक बिल्कुल भी कटौती मत करना। आज टारगेट पता कितना है? आज टारगेट पूरा का पूरा 1000 का है, और 1000 अगर आज ना हुए भाई साहब, पूरी मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी बेकार। कोविड के समय इतनी ज्यादा इम्यूनिटी पावर के लिए भाप ले रहा हूं कि बीमार न पड़ जाऊं मैं। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों का ख्याल है। भाई साहब ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, उनको कौन पढ़ाएगा अगर हम नहीं होंगे तो? चलो, इतनी बात समझ में आ गई। मौर्योत्तर के बाद गुप्त पढ़े, गुप्त के बाद अब जो पढ़ने की बारी आ रही, वो बारी आ रही है फटाफट भाई साहब समझो क्या आएगा? गुप्तोत्तर। गुप्तोत्तर मतलब गुप्त प्लस उत्तर। गुप्तों के बाद का काल गुप्तोत्तर कहलाएगा। और गुप्तोत्तर का मामला समझने से पहले फटाफट एक दबाक झपाक के स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे की तरफ, गुप्तोत्तर में पहुंचते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना, एक भी मिनट की देरी नहीं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आग लगा देंगे, बिल्कुल भाई साहब आग लगा दो यार, लेकिन जलनी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अरे एक बच्चा तो कह रहा 1 नंबर प्रभु, बालक प्रभु तो आप हैं। गुप्तोत्तर काल में पहुंच रहे हैं सब लोग, एक बार स्वागत करिएगा गुप्तोत्तर काल का। स्वागत तो करवाएंगे, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इस जो हमने मेहनत से इस तांडव को बनाया है, तो इस तांडव को यहीं रहने देते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। हां, क्या तांडव हुआ था, आप बात समझना। मेरा बच्चा, मेरा बच्चवा, मेरा समझो। गुप्तोत्तर काल, स्वागत है सभी का गुप्तोत्तर काल में, क्योंकि गुप्तोत्तर काल का मतलब है गुप्त वंश के बाद का जितना भी शासन लोग करेगा उसको बोलेगा गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में और आज तक का किसी को नहीं पता चला क्या कैसे हुआ। भाई साहब गुप्त वंश के पतन के बाद एक
नया काल आता है जिसको कहते हैं गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल की मैं देखो यहां पे व्यथा एक प्रकार से बिल्कुल स्टोरी का तरह बता दूंगा। बच्चा बच्चा बोलेगा सर जी क्या चपकाए हो तुम, हमारे दिमाग में छूट ही नहीं रहा। च समझो समझो मेरे बच्चों। गुप्त वंश के पतन के बाद जो छोटे छोटे राजा हैं, कोई मजबूत वंश नहीं आया, वो सब एक छोटे छोटे राजवंशों में बट गए। किसके बाद? गुप्त काल के बाद जो पूरा का पूरा साम्राज्य बटा, वो सब छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे राजा जो हैं अलग अलग वंश बना लिए। छोटे छोटे राजा अलग अलग वंश बना लिए और उस वंश को नाम पड़ा, वो पूरा का पूरा काल जो कहलाएगा उसको कहते हैं गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल तो कहते हैं, साथ में इसी को कहते हैं पूर्व मध्यकाल। लो भैया मध्यकाल की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। पूर्व मध्यकाल कहो चाहे गुप्तोत्तर काल कहो, बात बराबर है, बस समझने का फेर है अपना। क्लियर है? बहुत बढ़िया। रुचि गौतम आपका भी नाम ले लिया, ठीक है। चलो बिल्कुल, हाँ आगे देखो। तो छोटा छोटा राजवंश उत्पन्न हुआ। उन्हीं छोटे छोटे राजवंशों में एक राजवंश इधर पड़ेगा, बच्चा कहां पड़ेगा? इधर। हर बच्चे को पता है यहां पे पश्चिम बंगाल है। हमको नहीं पता था, हमने गोला बना दिया, तुमको पता चल गया यहां पे क्या है? पश्चिम बंगाल। तो भाई साहब यहां पे एक वंश पड़ा जिसको कहते थे पाल वंश। तो आज से बच्चे को याद हो गया सर जी पाल वंश किस राज्य में था प्राचीन भारत में? पाल वंश प्राचीन भारत में पश्चिम बंगाल में था। बंगाल के वंश को पाल वंश के नाम से जानते थे। हर एक बच्चे की जबान पे रट गया। पाल वंश कहां का था? तो पाल वंश बंगाल का था। और यह पेपर में पूछा गया आईएएस की परीक्षा में। पाल वंश किस राज्य में शासन चला करता था? तो पश्चिम बंगाल का। अब ये नहीं लिखेंगे पश्चिम बंगाल, तुमको पता चल गया, हमने मैथ से इंडिकेट कर दिया। पाल वंश कहां पे? तो पाल वंश बंगाल में। क्लियर है? चलिए इसकी बात पता चल गई। पाल वंश के बाद इधर आ जाओ दूसरा, और देखो छोटे छोटे राजवंश कैसे बटे। एक बटा भाई साहब यहां पे मगध में। मगध में जो बटे, मगध में जो मेन मगध था वहां पर अब शासन होने लगा किसका? ये मान लो यहां पे मगध लिख लो। मगध पे शासन होने लगा परवर्ती गुप्त का। छोटे छोटे गुप्त साम्राज्य के शासक थे ये। परवर्ती गुप्त अलग टाइप के थे, जिनको मालवा वालवा के वंश आ जाएंगे यहां पे, ठीक। और देखो क्या हुआ, एक यहीं पड़ता था ये मगध बिहार में, ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक स्थित है इत्र नगरी, जेका कहा था कन्नौज। पता है? नहीं पता है, समझ लो। कन्नौज कहा था, और कन्नौज में एक वंश निकला छोटा सा जिसको कहते थे मौखरी वंश। तो कन्नौज में एक वंश निकला जिसको क्या कहते थे? यहां पे लिख देते हैं कन्नौज। तो बच्चे बच्चे को दिमाग में फिट हो गया कि कन्नौज पड़ता यूपी में, जिसको कहते हैं सेंट की नगरी, जो हर बच्चा तैयार होने के बाद छिड़ करता है, ठीक है। तो भाई साहब इत्र नगरी में जो वंश निकला, जिसको वंश रखा गया, जिसका नाम रखा गया मौखरी वंश। क्लियर? एक बच्चा कह रहा है यूट्यूब में पढ़ाने वाले सारे टीचर कॉमेडियन होते हैं। अच्छा भाई साहब कंटेंट तो बड़ा तबड़ जबरदस्त लिखते हो, यूट्यूब के टीचर से जाके पेपर में टिक भी मारते हो। अरे भैया एक चीज बताओ, ऑफलाइन कोचिंग में बच्चा सामने बैठा होता है, भावनाओं को समझते हैं। तुमको क्या, तुम तो दबा दियो सर जी समझ में नहीं आ रहा, और सर जी यहाँ कैमरा का चिल्लाए परे हैं, यो नहीं कि कैमरा को तोड़ ही न डारे। तो यही पीछे क्या करे बेचारे, कैमरा और अपना दो जने मिल के फीलिंग बांट रहे हैं, और को फीलिंग बांटने वाला है ही नहीं है। समझ रहे हो? तो भैया भावनाओं को समझो। ये समझो कैमरे के सामने पढ़ाने वाला मास्टर जब आपको घर में ऑफलाइन जैसा आनंद करा दे तो वो पढ़ाई समझो सही है, मास्टर सही है। वरना भाई साहब कैमरे में कितनी देर बोला जा सकता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट नहीं, उससे ज्यादा नहीं।
भाई साहब मैं वो सोचता हूं इस कैमरे में हमारे हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे बच्चों के इमेज दिख रहे हैं हमें, हमारे बच्चे हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी फीलिंग को समझ रहे हैं, और इसी कैमरे को हम डांट लेते, इसी कैमरे को हम प्यार कर लेते, इसी कैमरे को हम पढ़ा भी लेते, इसी कैमरे को सब कुछ। यही कैमरा ही है जो आपको, इसकी सहायता से आपको घर बैठे सुविधाएं प्राप्त हो रही, पढ़ाई का आनंद आ रहा है। ठीक है, चलो बिलिया, बिल्कुल हाँ, लाइक्स, अरे और लाइक्स देना तो आग लगा दो। चलो, कन्नौज में एक वंश हुआ जिसको कहते थे मौखरी वंश। फिर देख बालक, एक यहां पर क्षेत्र पड़ता था दिल्ली और पंजाब के बगल में, पंजाब और चंडीगढ़ की राजधानी का पंजाब और चंडीगढ़ की खुद राजधानी का चंडीगढ़ है, और एक कोई और राजधानी चंडीगढ़ है, उसका नाम का हरियाणा। तो हरियाणा वाला क्षेत्र रहे, और उस क्षेत्र में का बैठा रहे, एक छोटा सा वंश बैठा रहे, और जय का नाम बतावागा वो बिल्कुल चकित होगा। जय का नाम पड़ा पुष्यभूति वंश। चाहे पुष्यभूति वंश कह लो, चाहे या वर्धन वंश कह लो, चाहे पुष्यभूति बोलो चाहे वर्धन वंश बोलो, बात बराबर है, सिर्फ समझ की फेर है, समझने का फेर है, और कुछ नहीं, केवल समझना है आपको। तो भाई साहब, ये वाला वंश जो हुआ, ये किस एरिया में? हरियाणा में हुआ। क्लियर? फिर यहीं पे एक वंश और देखना, एक वंश और देखना, ठीक है? वो वंश कौन सा था? एक गुजरात में जगह पड़ती थी जिसका नाम था बल्लभी। बल्लभी पड़ता है गुजरात में, और यहां पे जो वंश हुआ इसका नाम था मैत्रक वंश। अब लो भैया, तुमको पता चल गया, ये वाला वंश कहां है? ये वाला बंगाल में। हमने गोले के अंदर लिखी हैं स्थितियां, और गोले से निकाले हैं छोटे छोटे एरो, और उन एरो से बने हैं वंशों के नाम। क्लियर है? तो उम्मीद करते गुप्तोत्तर काल की इतिहास पता चल गया। मेरे बच्चों का पढ़ना कहा है कि गुप्त वंश के बाद आया क्या, गुप्त वंश के बाद उसको अध्ययन किस चीज का करना है, सारे बच्चों को यहां पता चल गया। बिल्कुल हाँ बेटा, मैं हूं कहां से? प्रमिला जी पूछ रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश के समोसा नगरी, उन्नाव स्टेशन के, जहां पे समोसे सबसे सस्ते एवं बढ़िया चटपटे मिलते हैं, उस नगरी से मैं छोटा सा बालक आपके सामने पढ़ा रहा हूं। ठीक? और जो लखनऊ और कानपुर दो महानगरों को बीच में कनेक्टर का काम कर रहा है, उन्नाव जनपद, यूपी 35। ठीक, चल क्लियर, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब, गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल, एक बार कमेंट कर दे हमारा सारा बचवा और बालिकाएं, बहनें, छात्राएं, सभी लोग बता दें कि आपको यह राघव सर का गुप्तोत्तर काल समझ में आ गया। तो बालिका बेटा, अब जो हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ, वो बात करेंगे हम लोग जो इन्हीं 5 वंशों की है, पूरी कहानी गढ़ेंगे, और पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण वंश पता कौन पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे ये लो, अला, ठीक, पुष्यभूति या वर्धन वंश, जो हरियाणा में वंश शासन हो रहा था। तो इस प्रकार हमें पता चला गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल में बंगाल में वंश हो रहा था पाल वंश का, हरियाणा में हो रहा था पुष्यभूति या वर्धन वंश का, और मगध में हो रहा था परवर्ती गुप्त का, और कन्नौज में हो रहा था मौखरी वंश का, और गुजरात के बल्लभी में हो रहा था मैत्रक वंश का। और बच्चा पढ़ना अब हमको इसको है। चलो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अर्चना जी, आपके स्टूडेंट भी हमको पसंद करते हैं। अरे क्या बात है, आप तो देवी हैं फिर। चलिए बहुत बढ़िया। श्रद्धा गुप्ता, सीटेट की ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए। भाई साहब सब कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को पूरा ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ पढ़ना हो ना, वो जाके स्टडी पाइप पे एक बैच है, उसका नाम है त्रिशूल बैच। एक बार जाके ज्वाइन करके वहां आप पढ़ोगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अरे प्रमिला जी, पेपर में आ जाए समोसा नगरी तो ना लगा देना, वो हम लोग अपना उन्नाव को फेमस करने के चक्कर में है, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। रितु जी आपका फर्स्ट क्लास है मेरे साथ,
एसएससी जीडी का, अरे यार छोटी बात करती हूं, बड़ी तैयारी करो मेरे साथ। एसएससी जीडी सीपीओ एसआई कोई भी पेपर दो, सब फोड़ दोगे, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। हाँ, जो जहां से है, जो जहां से, जिस राज्य से, जिस जिले से, जिस गली से, जिस मोहल्ले से, उस मोहल्ले में आज की वीडियो शेयर होते दिखाई दे, उनको पता चल जाएगा कि प्राचीन भारत का एक मैप कैसे तैयार हुआ, किस प्रकार वंशों के ने शासन किया प्राचीन भारत का, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, इतनी बात समझ आ गई। शुरू करते हैं पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। सभी लोग हेडिंग लगा लो, पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। लाइक शेयर में तो आज तुम लोग आतंक ढाए हो, आतंक आतंक तो ढाई दो भाई साहब, बहुत बढ़िया, गजब गजब भाई साहब। सब बच्चा में, और आज तुमको बता रहे हैं, जीवन में हर्षवर्धन नाम सुने होंगे, लेकिन हर्षवर्धन का ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है ना, नसों नसों में बहेगा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। हाँ देखो बच्चों, तुमको पढ़ाने के चक्कर में हमारी शर्ट गीली होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एसी नहीं चलाएंगे, इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि भाई साहब कोरोना चल रहा, ठीक। चल तो वंश मेरा बच्चा बच्चा लगा ले, पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। आज नवरात्र समाप्त हो गए और आज भगवान श्री राम जी का जन्म है, और मेरे भी माता पिता ने भगवान राम जी के नाम पे ही नाम रखा था, ठीक। तो पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश, तो आज बिल्कुल मैं फॉर्म में हूं, और आप भी इस फॉर्म को बरकरार रखें और बैटिंग को इतनी जबरदस्त अंदाज में करें कि छक्के भी मारो तो अंपायर एक बार मजबूर हो जाए कि छक्का की जगह 8 दे दे, 10वां दे दे, ठीक। अच्छा, त्रिशूल बैच के बारे में बताया। त्रिशूल बैच के बारे में आपको देखो, अभी स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड करो, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लेना, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखो भाई साहब, पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में तो इतना तो पता चल गया। गुप्त वंश के पतन के बाद जो शासन हुआ छोटे छोटे वंशों के द्वारा, उसको कहते थे गुप्तोत्तर वंश या पूर्व मध्यकाल, और उन्हीं वंशों में से एक वंश निकल के आया जिसका नाम था पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। और सबसे पहले मैं बात बता दूं, इसके जो प्रमुख संस्थापक माने गए वो माने गए प्रभाकर वर्धन। बहुत सारे शासकों ने यहां पे नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, ये सब करे शासन, लेकिन जो मेन शासक थे, क्या हुआ टेक्निकल, एक सेकंड बच्चा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त। भाई साहब, पुष्पभूति के मेन शासक जो माने जाते हैं उनको कहते हैं प्रभाकर वर्धन। समझ लेना, एक बार समझेगा तू जीवन भर नसों में घूमेगा कि किसने पढ़ाया था तुम्हें। पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक किससे कहते हैं? वो कहते हैं हम लोग प्रभाकर वर्धन को कहते हैं। और प्रभाकर वर्धन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी जो धर्म पत्नी थी, इनकी जो प्राण प्रिय थी, वो कौन थी? उनका नाम था यशोमती। यशोमती बहुत प्यारा नाम है, माता यशोदा का नाम पे इनका नाम पड़ा था। तो प्रभाकर वर्धन की धर्म पत्नी का नाम क्या था? तो धर्म पत्नी का नाम था यशोमती। क्लियर है? तो भाई साहब, बच्चा बच्चा बोलेगा पुष्पभूति वंश स्थापित तो कर दिए प्रभाकर वर्धन। करिन कहां रहे? तो करिन है ये हमको तुमका क्षेत्र पहले दिखा हुआ। तो अपनी राजधानी जो बनाए, वो राजधानी इन्होंने किसको बनाया? वो बनाया थानेश्वर को। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? थानेश्वर को। और थानेश्वर पड़ता कहां पे? भाई साहब, अंबाला जिला। कितने भाई अंबाला जिला हरियाणा से हमसे पढ़ रहे हैं? अंबाला जिला हरियाणा। तो भाई साहब, थानेश्वर जो पड़ता था वो पड़ता अंबाला जिला हरियाणा। तो ये क्षेत्र था। थाने पेपर में कई बार रटा रटाया प्रश्न आता है जबरदस्त अंदाज में कि भैया जल्दी से बताओ कि पुष्पभूति वंश की राजधानी क्या थी? तो बच्चा भूल गया।
पुष्पभूति थाने में हमेशा पुष्प मिलते हैं, और कौन से पुष्प? लठ वाले, याद रखना। तो भाई साहब पुष्पभूति वंश मतलब वर्धन वंश मतलब थानेश्वर हरियाणा। और को संस्थापित कैसे है? इसकी स्थापना वो करना है प्रभाकर वर्धन जी। और प्रभाकर वर्धन की जो उपाधियों का नाम था, तो बच्चा बच्चा रट के बोलेगा कि सर जी ये तो हमको चुटकियों में याद करा दिया आपने। प्रभाकर वर्धन की उपाधियों का नाम था, जिनको कहते थे परम भट्टारक। क्या कहते थे? परम भट्टारक। एवं उसी को कहते थे महाराज अधिराज। लो भैया, महाराज अधिराज एवं परम भट्टारक किसकी उपाधियों थी? ये उपाधियां थी प्रभाकर वर्धन जी की। और प्रभाकर वर्धन जी की इतनी उपाधियां थी, और बाकी तुमको यहां कुछ नहीं पढ़ना। अब देखो, इनकी पत्नी यशोमती, खुद प्रभाकर वर्धन, दोनों जब विवाह हो गया उसके बाद 2 पुत्र तथा 1 पुत्री का जन्म हुआ। इनके मतलब 3 बच्चे हुए, और तीनों बच्चों की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भाई साहब मजा आने वाला है। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। भाई साहब शेयर कर दो, दबा के एक बार दबा के शेयर कर दो, कहीं भी रुकने ना पाए, जाए तुरंत लिख खटाखट खटाखट खुल जाए। और लाइक रोकना नहीं भाई साहब, ठीक है? एक कमेंट कर रहा है उसको ब्लॉक कर दीजिए जरा। मोहम्मद आरिफ जी को ब्लॉक कर दीजिए आप। चलिए, देखो बदतमीजी करनी हो तो बता दो, मैं चला जाऊं, ठीक है? यहां पढ़ाने आता हूं भाई साहब। तुमको लगता है कि यहां पढ़ाना आसान होता, बट मेरे से पूछो कितना कठिन होता है भाई साहब। पसीने से तब जाता हूं। ये आपको जो एलईडी दिख रही है ना, इसका टेम्परेचर पता है कितना? 37 डिग्री खुद का होता है। 37 डिग्री पता होना चाहिए। साथ में ये इतना ज्यादा हीट फेंकती है ना, क्या बताएं आपको, बता नहीं सकता। आप फिर कहोगे सर जी कहां पे खड़े होते हो? एक वाइल्ड बोर्ड पे जब पढ़ाने की बात आती है तो वहां पे इसका टेम्परेचर सहन नहीं करना पड़ता, लेकिन यहां पे जितने टीचर पढ़ाते हैं उसका टेम्परेचर झेलना पड़ता भाई साहब, खुद से बगल में। तुम तो वहां पढ़े मौज से पढ़ रहे हो, यहां पे हमारी पूछो हमसे क्या हालत खराब होती है। और यहां पे तुम लोग लड़ने आ जाते हो यार। इतनी मेहनत से, इतनी जी जान से कंटेंट तैयार करता हूं, दुनिया भर की किताबों निकाल के रखता हूं कि मेरे बच्चा पढ़ेगा, याद करेगा, सिलेक्शन हो जाएगा उसका। और यहां पे तुम लोग अलग ही दिशा में बहते हो। अपने चक्कर में कई सारे पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम पे, लानत है तुम पे, जो तुम लोग पढ़ नहीं पा रहे हो, साथ में दूसरे को पढ़ने नहीं दे रहे हो। नियम बना लिया है कि एक बार तो सर को हम गुस्सा दिलाएंगे ही। यार क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी रख ली हमने तुम्हारी, जो तुम लोग इस तरह कमेंट करके हमें ट्रैक से डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो? कोई प्रॉपर्टी ली हो तो बताओ, वापस कर दूं। मैं चाहता हूं निःशुल्क शिक्षा सबको प्रदान करूं, लेकिन तुम लोग इतने बदतमीज इंसान हो गए हो कि पढ़ना चाहते नहीं हो, सिर्फ बदतमीजी। यार जो भी हो स्पष्ट बात क्या करो। और सबसे बड़ी बात, एक टीचर तुमको अकेले सबको पढ़ा रहा है, हजारों को पढ़ा रहा है, ठीक है? उसके बाद तुम लोग ये बेहूदी हरकतें करते हो। अभी ये वीडियो बाद में जाएगी, उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो, गलत गलत बातें करते हो।
चलो देखो, प्रभाकर वर्धन जो इसके संस्थापक थे, सभी बच्चों से निवेदन कर रहा हूं, वरना अगली बार मैं इतना करूंगा, बस क्लास नहीं लूंगा भाई साहब, मुझे नहीं लेनी इस तरह क्लास में, जहां पे अनुशासन नहीं वहां पे पढ़ाने का कोई हक भी नहीं है। तो इसीलिए सभी से निवेदन कर रहा हूं, अगर मेरी क्लास में पढ़ना है, कम पढ़ना, लेकिन भाई साहब सिंसियर होके पढ़ना। मैं आपसे क्या यार, बस एक रिस्पेक्ट ही तो मांगता हूं, वो भी कितने समय, 1 घंटे के लिए 1 घंटे पढ़ाने आया हूं यार, उसमें भी तुम लोग बदतमीजी करते हो। कैसे अपने शब्दों को मैं बयां करूं? चलो सभी बच्चों बोलना चाहता हूं, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ेंगे, नोट्स बनाना। भाई साहब पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक था प्रभाकर वर्धन, उनकी पत्नी का नाम था यशोमती, और यह जो वंश स्थापित हुआ वो स्थापित हुआ थानेश्वर में, और थानेश्वर पड़ता है अंबाला जिला, मतलब हरियाणा में। और भाई साहब जो उपाधि थी इनकी परम भट्टारक महाराज अधिराज की, और इसके बाद देखो कितनी बढ़िया स्टोरी है, मजा आ जाएगा तुम्हें भाई साहब, आनंद ही आनंद, परमानंद की अनुभूति कराते हैं। प्रभाकर वर्धन साहब, प्रभाकर वर्धन साहब के 2 बच्चे थे, एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था राज्यवर्धन, और एक का नाम था हर्षवर्धन। तो बड़े बेटे जो थे उनका नाम था राज्यवर्धन, और जो छोटे सुपुत्र थे इनके, उनका नाम था हर्षवर्धन, ठीक। और एक इनकी क्या थी, पुत्री, और उन पुत्री का नाम था, जिसका नाम था कन्याश्री। कितना प्यारा नाम है देखो, कन्याश्री। अब तो कोई इस तरह के नाम रखता ही नहीं अपनी बेटियों के, क्यों? क्योंकि सबको नाटक के नाम आ रहे हैं, ठीक है। कन्याश्री पुत्री थी, अच्छा ये तो पता चल जाएगा ना, ये दोनों पुत्री पुत्री, क्लियर है? ये ऐसे याद कर लेना, जो जो नीले पेन वाले दिख रहे हैं वो पुत्र है, मतलब सन, और जो सफेद पेन वाला वो पुत्री, क्लियर। तो भाई साहब प्रभाकर वर्धन जी ने क्या किया, अपनी पुत्री का, अपनी जिगर की टुकड़ी जो लाडली बिटिया थी उसका विवाह कर दिया। और जब एक पिता अपनी पुत्री को विदा करता है ना, तो उसके दिल से पूछो क्या बीतती है भाई साहब, ठीक है। तो कन्याश्री का इन्होंने कर दिया विवाह, और वो व्यक्ति कौन था जिसके साथ कन्याश्री का विवाह हुआ था? तो याद रखिएगा वो व्यक्ति कोई और नहीं था, उस व्यक्ति का नाम था कन्नौज के राजा। कन्नौज में कौन सा वंश था? कन्नौज के मौखरी वंश, कन्नौज के मौखरी वंश के राजा, जिनका नाम था ग्रहवर्मा, जिनका नाम था ग्रहवर्मा। अब भाई साहब कन्नौज के मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा जी जो थे, उनके साथ इनका हो गया विवाह, संपन्न हुआ, विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये, एक मालवा के शासक थे, एक मालवा का शासक था जिसका नाम था देवगुप्त, मालवा का शासक था जिसका नाम था देवगुप्त। ये लाल पेन से लिख रहा हूं, मतलब कुछ घटना घटित होने वाली है तगड़ी। मालवा के शासक देवगुप्त। अब भैया मालवा के शासक देवगुप्त करते क्या है? इस प्यारे से राजकुमार की हत्या कर देता है, इस प्यारे से राजकुमार की हत्या कर देता है। कौन? मालवा का शासक देवगुप्त। और जब यह हत्या कर देता है, जब यह हत्या कर देता है, तो यहां पे प्रभाव क्या पड़ता है समझो बहुत ध्यान से। जब हत्या कर देता है तो इनका तो परिवार उजड़ जाता है, क्लियर है? परिवार उजड़ जाता है। उसके बाद जो प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा अर्थात राज्यवर्धन, अर्थात कन्याश्री का बड़ा भाई, तुरंत बदला लेने के लिए वो क्या करता है? जय श्री राम, इनको उड़ा देता, मतलब देवगुप्त की हत्या उड़ा कर देता, खत्म। तो राज्यवर्धन हत्या कर देते देवगुप्त की, समझ में आ रहा ना? मजे से आएगा। इनकी हत्या हो जाती। जब इनकी हत्या हो जाती है तो बात समझना बहुत ध्यान से। फिर देवगुप्त का एक मित्र था,
देवगुप्त का एक मित्र था, उस मित्र का शासन कहां पे चल रहा था? बंगाल में पाल वंश का राजा था जिसको कहते थे शशांक, जिसको कहते थे शशांक। यह मित्र किसका था? यह मित्र था देवगुप्त का। फ्रेंडशिप बहुत तगड़ी थी। केवल फ्रेंडशिप के कारण शशांक जो है देवगुप्त से बदला, देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के लिए तुरंत उड़ा देता किसको? इनको भाई साहब। राज्यवर्धन भी मर गया, खत्म काम इनका भी। राज्यवर्धन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर? मृत्यु हो गई। और जब ये मर गए, अब भाई साहब बचे हर्षवर्धन। मेरा बड़ा भाई भी चला गया, बड़ा दुखी था। और इस बालक, नादान बालक की उम्र केवल कितनी थी उस समय? केवल 16 वर्ष की आयु थी इसकी। और 16 वर्ष की आयु में यह गद्दी पर बैठने पे मजबूर हुआ, क्योंकि भाई साहब बड़ा भ्राता तो मार दिया गया। और मारा क्यों गया? उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने तो अपनी बहन का बदला लिया था। और जब ये हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहला काम यही करता है। भाई साहब शशांक ने सिर्फ इनकी हत्या नहीं की थी राज्यवर्धन की, इन्होंने राज्यवर्धन की जो बहन कन्याश्री थी, कन्याश्री को बंदी भी बना लिया था। किसने बना लिया था? शशांक ने। शशांक ने साथ में कन्याश्री को बंदी बना के अपने कारागार में डाल दिया। और कन्याश्री रोकती बिलखती थी, वो रोज सोचती थी मेरा पति मुझसे चला गया, मेरा भाई मुझसे चला गया, अब मैं खुद सती प्रथा कर लूंगी, सती प्रथा से अपने प्राण को त्याग दूंगी। क्लियर है? ये बात आई। तो भाई साहब जब यह बात आई तो हर्षवर्धन ने तुरंत सोचा मेरी बहन अभी कब्जे में है। वो जाता है और भैया बैठते ही 16 वर्ष की आयु के में जब गद्दी पर बैठता है, गद्दी कहां? थानेश्वर, क्योंकि पुष्पभूति वंश की या वर्धन वंश की जो राजधानी थी उसका नाम थानेश्वर था। वर्धन वंश क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो वर्धन वर्धन वर्धन। भाई साहब तुरंत उड़ा देता, ये किसको उड़ा देता है? देखो अब हर्षवर्धन उड़ा देता शशांक को। शशांक की हत्या हो गई। अब जब शशांक की हत्या हो गई उसके बाद पता क्या हुआ? इसने अपनी बहन को भी छुड़ा लिया। और बहन को जो छुड़ाया वो एक इसका मित्र था जिसका नाम था दिवाकर मित्र। और दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन अपनी बहन को शशांक के चंगुल से छुड़ा लेता है। जिसके बाद अब हर्षवर्धन क्या करेगा? थानेश्वर मतलब वर्धन वंश पे पूरी अच्छे से शासन करेगा। और इसने सबसे पहला काम किया, अपनी जो कैपिटल थी वो थानेश्वर से बदलकर क्या कर दी? थानेश्वर से बदलकर कन्नौज कर दी। अब कन्नौज क्योंकि भाई साहब मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा थे। पहले मालवा ने सोचा कि हम कन्नौज को हथिया लें, लेकिन तब तो हथिया लिए, लेकिन राज्यवर्धन ने जब इसको मार डाला तो कन्नौज तब भी नहीं आया। फिर शशांक ने सोचा अगर हम इनको मार डालें तब कन्नौज में आ गया, फिर कन्नौज पा गए। लेकिन लास्ट में भैया विजय किसकी हुई? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन ने इनका जड़ से नामो निशान मिटाया और कन्नौज जो था अपने अंडर में डाल लिया। और जब कन्नौज को अपने अंडर में कर लिया तो इस प्रकार यह सबसे पहला काम करता है। थानेश्वर तो अपने पिताजी का था ही, वो तो रहेगा। अब अपने साम्राज्य की राजधानी पुष्पभूति वंश की या वर्धन वंश की राजधानी कन्नौज को बना लेता है। तो उम्मीद करते हमारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल नसों से उतर रहे होंगे। नसों में उतर रहे होंगे दिमाग। चलिए बहुत बढ़िया। भाई साहब एक बार कमेंट करके बता दो कितना बालक है जिसको ये चार्ट समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि कोई बच्चा हमें ये ना कह सके सर जी समझ में नहीं आया।
भाई साहब प्रभाकर वर्ध के दो बेटे थे, एक का नाम था हर्ष राज्यवर्धन और एक का नाम था हर्षवर्धन। और जब वर्धन सब में लगाए तो वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश क्लियर। उसके बाद इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कन्याश्री, और कन्याश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन जी कर देते हैं कन्नौज के मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ। उसके बाद मालवा से के शासक थे जिनका नाम था देवगुप्त, और देवगुप्त कन्नौज के लालच में आ गया, कन्नौज को हत्याना चाहता था, उसने हत्या कर दी ग्रहवर्मा की। और जब ग्रहवर्मा की हत्या हो गई तो भाई साहब बात पता क्या चली, बात निकली ये कि जब ग्रहवर्मा की हत्या हो गई तो राज्यवर्धन को बहुत बुरा लगा कि उसने मेरे जीजा जी को मार डाला। उसने तुरंत जाके ग्रहवर्मा की मौत का बदला लेने के लिए देवगुप्त की हत्या कर दी। और जब देवगुप्त मर गया फिर देवगुप्त का एक मित्र था जो पाल वंश का शासक था जिसका नाम था शशांक। पाल वंश का शासक जो बंगाल में पड़ता था, शशांक ने अपने मित्र की हत्या का बदला लेने के लिए हत्या कर दी किसकी, राज्यवर्धन की, और कन्याश्री को बना लिया बंदी। और जब बंदी बना लिया उसके बाद ये तो खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गए, भी खत्म हो गए। अब भाई साहब 16 वर्ष की गद्दी में राज्यवर्धन का छोटा भाई अर्थात हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, जो पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश का की बागडोर को आगे की ओर ले गया। वो जब आगे की ओर बागडोर ले गया तो भाई साहब उसने सबसे पहले क्या किया, जो शशांक के द्वारा कब्जा किया गया था कन्नौज को अपने अंडर में किया, और इसने तुरंत राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफर कर दी। आप बता दो भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो फिर बता दो, तुम जितना समझोगे मैं समझूंगा। गुड्डी कुमारी बिल्कुल आ गया। सोनू जी मेरा नाम क्या है? भाई साहब मेरा नाम तो पता ही होगा, पहचान तो गए ही हो, बॉल एंड लूसेंट वाले मास्टर राघव मास्टर। ठीक, चलो एक बच्चा हमारा नाम पता कहां रखिस रहे, राघव देहाती, बता दूंगा वो नाम रखिस रहे राघव देहाती। ये बताओ अच्छा राघव देहाती नाम हमारे ऊपर सूट करी? तुम लोग अगर बताओ तो सब बच्चन हम नाम रखवा ले, लेकिन हमारा नाम ओरिजिनल राघव गुप्ता है और देहाती यार तुम लोग टैग लाइनें दिए दे रहे हो हमका आए। अरे भाई राघव देहाती रख दियो। ठीक, गणेश सर आपका पढ़ाने का अंदाज बहुत मस्त लगता है, आपके क्लास में इतिहास बहुत अच्छे से याद होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा लाइक भाई ठोको लाइक, एक बार ठोको 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 लाइक। ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ स्क्रीनशॉट लेना है ले ले बच्चा। तू भी क्या याद करेगा मैं किस मास्टर से पढ़ रहा था जिसका नाम एक बच्चे ने राघव देहाती रख दिया था। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अच्छा सभी बच्चे कह रहे हैं मस्त है सर नाम। अरे भाई हमारा नाम तुम राघव देहाती रखवा दोगे? बहुत बढ़िया। तो यार हमसे शहर के बच्चे पढ़ेंगे नहीं फिर तो, अगर देहाती नाम पढ़वा दिया हमारा तुमने तो। हाँ अगर तुमने हमारा नाम देहाती करवा दिया तो हमसे तो शहर के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, कहीं शहरुआ वाला मास्टर ढूंढो। हाँ फिर क्या कर बे हम? पंकज बेटा आई लव यू, आप आई लव यू जरूर बोलते हैं। मैं इतना प्यार हो गया हमसे। चलो आप डेली अपने माता पिता को भी आई लव यू बोलो, जिस प्रकार गुरु को चाहते हो उस प्रकार माता पिता का उतना ही सम्मान करना। ठीक है लो आकाश यदुवंशी कह रहे देहाती बाबू। अरे यार मार डलियो तुम हमगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा सब पढ़िए, देहाती से सब पढ़ते हैं, शहरवा बच्चे पढ़ी। और हमका पता है, पता तुमको एक बात बता दी, हर एक बालक हर एक आदमी देहाती से अपने आप की केवल फिजा को छुपाने के चक्कर में शहरुआ। और बताइए क्या कर रहे हैं आप, केवल कहानी मारता है।
बाकी ऐसे पूछा जाता है क्या कर रहे हो भैया, यो है ओरिजिनल, ठीक। लेकिन अपन भैया रेपुटेशन बनावे के चक्कर में कोई लोग थोड़ा मामला बिगाड़ देवत है, ठीक। चलो तो भाई साहब वही लोग कहा है अपन मामला बिगाड़ दे रेपुटेशन के चक्कर में। और तुमका बता दी हर बच्चा गांव से रहता है, शहर आके थोड़ा एडवांस बन जावत है। और एक चीज बता दी, गांव में रहो पेड़ पौधे लगावत रहो, तो आज कोरोना के लिए जो 1.5-2 लाख रुपए के सिलेंडर ढूंढे पड़ रहे हैं, पेड़ लगे होती इतने शहर में विकास ना होते, बढ़िया गाँव में आम के पेड़ के नीचे बढ़िया आमो खाए जाते गर्मी में, और साथ में पढ़ हो जाते, साथ में 1.5 लाख के सिलेंडर की क्या आवश्यकता रहे। हम बढ़िया पेड़ का ऑक्सीजन डायरेक्ट ले रहे हैं, हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ना रहे कृत्रिम वाले की, हम प्राकृतिक ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना। लेकिन क्या करी, सब आदमी शहर आगा और देहात का तो भूलीगा। लेकिन ओरिजिनल बात का है, अब वो समय है, गांव को बचा लो, पेड़ों को अभी भी लगाओ। भाई साहब हमारे तुम्हारे जैसे साथी अगर आगे नहीं आएंगे तो एक दिन कृषि व्यवस्था तो चरमरा ही गई है। लोग भी गांव से पलायन कर रहे हैं, केवल काहे पीछे बच्चन का अच्छी शिक्षा दे खातिर। अरे बच्चा तुम्हारा शहर में जाके पढ़ ही ना पाई, गांव में जितना अच्छा पढ़ पाई, काहे पीछे संस्कार अनुशासन सब गांव ते आवत है, शहर में सिर्फ लोफड़ाई होत है, ठीक। याद रखियो। और गांव में का है अबहू बढ़िया से पढ़े, और यूट्यूब जैसे संसाधन मिल गए तो भैया अबहू अगर गांव का बच्चा ना पढ़ पावे ना बेकार। देखो हमको कुछ कहीं नहीं रहना शहर वाले गांव वाले, लेकिन हम कह रहे हैं जिस प्रकार आप शहर को वैल्यू देते हैं उसी प्रकार आप वैल्यू गांव को भी दें, बराबर के रिस्पेक्टेशन दे। और कोई भी वहां पे ये मत कहें कि मैं शहर का हूं मैं गांव का हूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और सब हैं देशवासी जो भारत देश में निवास करते हैं, सब हैं हिंदुस्तानी, ठीक। चलो बहुत बढ़िया हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अरे राहुल प्रजापति मैं जो पढ़ा रहा हूं सच में तुम नहीं भूलोगे, तुम तो कह ही रहे हो, लेकिन हम सच बता रहे हैं कि तुम सच में नहीं भूलोगे। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त तरीके से मजा आ गया ना सब बच्चों को। हाँ चलो थोड़ा सा पूछ रहे थे अम्बू सर से, क्योंकि वो भी आज क्लास लेंगे। भाई साहब अम्बू सर डबल एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, सुबह 11 बजे एक बार पढ़ा रहे हैं काय पीछे आर.एस. अग्रवाल, और शाम का 8:30 बजे पढ़ेंगे। उनका थोड़ा सा टाइम में परिवर्तन हुई क्योंकि अब निधि मैम भी आने वाली है, ठीक है। चलो भाई साहब समझो बहुत ध्यान से, अब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मेन वो हम लोग पढ़ेंगे, लगा ले मेरा बच्चुआ, हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं भाई साहब, जबरदस्त अंदाज में बैटिंग होने जा रही है हर्षवर्धन की, ठीक। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, जो पुष्पभूति वंश का सबसे मेन शासक निकल के आएगा उसका नाम था हर्षवर्धन। और इसके पहले की स्टोरी तो दिमाग में नसों से पूरे ऊपर से नीचे तक घूम रही होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो देखो हर्षवर्धन की सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी क्या बनाई, तो अपनी राजधानी इन्होंने बनाई थानेश्वर से परिवर्तित करके, थानेश्वर से परिवर्तित करके अपनी राजधानी क्या बना दी, कन्नौज बना दी। क्लियर। अब हर्षवर्धन की उपाधियां याद कर लो, हर्षवर्धन के जो उपाधियां ग्रहण की वो बहुत पेपर में पूछी जाती। उपाधियां जो टाइटल, तो इन्होंने टाइटल क्या क्या लिए तो देख लो। एक तो इनकी टाइटल थी जिसका नाम था शिलादित्य,
शिलादित्य, एक का नाम था परम भट्टारक, और परम भट्टारक प्रभाकर वर्धन की भी रहे, और परम भट्टारक के अलावा एक इनकी उपाधि हुई जिनका नाम रहे महाराज अधिराज। महाराज अधिराज, इस सारी कई की उपाधि है भैया, इस सारी उपाधि हर्षवर्धन की हैं, उल्टा सीधा न लगा दिनो। और एक इनकी उपाधि रहा जिनका नाम रहा सकलोत्पत्थर। ठीक, इस सारी उपाधि कई की रही, इस सारी की सारी उपाधि रही कई की हर्षवर्धन की। और एक और याद कर लिया जिनका नाम रहे सर्वभौम परमेश्वर। सर्वभौम परमेश्वर। बहुत बच्चे पता बाद में कमेंट क्या करते, सर जी ये केवल चिल्लावत है, पढ़ावत कुछ नहीं। कब वो कंपैरिजन कर रहे हो ना, एक बार देखो कितना कंटेंट तुमको मिल जाए, तो चिल्लाए वाली बात नहीं है। हम आप प्रकृति नेचर देन है, और जौने दिन हम धीरे बोली थे हम ते कंटेंट नहीं करत, बताओ हम क्या करी। हमारे साथ ये समस्या है, जब तक आवाज मेरी दम नहीं आती है तब तक सरस्वती माँ जी का वास नहीं आता है। भाई साहब सरस्वती माँ एक प्रकार से तभी हमें शक्ति देती हैं जब मेरी आवाज में तीव्रता आती है, जब इंटेंसिटी वहां की आई तब नॉलेज की इंटेंसिटी आई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जबरदस्त, क्या बात है, मजा आ गया, मजा तो आएगा। फिर देखो एक प्रश्न तुमको बताएंगे हम बहुत तगड़ा। देखो पेपर में प्रश्न एक बार पूछागा कि शिलादित्य उपाधि किसने दी, ये उपाधि किसने दी, तो उस व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था हुवेनसोंग। उस व्यक्ति का नाम था जिसको कहते थे हुवेनसोंग। अब एक प्रश्न याद रखिएगा, जो यहां पे कन्नौज शब्द दिख रहा, तो पेपर में एक बार नहीं 10 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कन्नौज का प्राचीन नाम बताओ। कोई बालक ऐसा है जो हमें बता सकता है कन्नौज का प्राचीन नाम? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ द कन्नौज, मतलब इत्र नगरी। ठीक है, मोटिवेशन वीडियो प्लीज आप एक बार कमेंट कर दिए कि आप इतिहास पढ़ाने का तरीका लाजवाब है, आपकी क्लास में 5000 प्लस वाचिंग होनी चाहिए। तो भाई साहब इतिहास की बता रहे हो, पोपड़ी बना देते हैं। चल बहुत बढ़िया, तो बेटा अब कमेंट हमने तुमने पढ़ लिया। हाँ सरस्वती बिटिया तुम्हारा भी कमेंट पढ़ लिया, ठीक है। चलो कोई बताएगा? नहीं बताएगा, बिल्कुल कोई नहीं बता रहा। अरे यार थाने वाने सर नहीं, पेपर में कई एक बार नहीं 1000 बार पूछागा कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था। तो कन्नौज का नाम था, एक तो कहते थे महोदया और एक कहते थे महोदय श्री। भाई साहब इतना प्यारा नाम है ना, दिल में बिल्कुल चुलबुली कटती है। अरे हम लोग एप्लीकेशन लिख लिख थक गए और आज तक यही नहीं समझ पाए महोदया महोदय श्री कई का प्राचीन नाम रहे कन्नौज का। ठीक है, तो याद हो गया तुमको? याद कैसे रखोगे? जितने प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वाली लेडीज होती हैं वही अपने आगे थोड़ा सा कन्नौज से बिलोंग करती, मतलब उनका सेंटेंट ज्यादा पसंद है ना, क्योंकि भैया टिपटाप बन के होती हैं। प्रिंसिपल की बात है, हम लोग ठहरे राघव देहाती टीचर, ठीक, वही प्रिंसिपल मतलब कन्नौज सेंटेंट ज्यादा पसंद, तो अपनी एप्लीकेशन में लिख होती महोदया महोदय श्री। तो भाई साहब कन्नौज का प्राचीन नाम महोदया या महोदय श्री, दिमाग में उतर गया होगा। कन्नौज का प्राचीन नाम बच्चा बच्चा बोलेगा महोदया या महोदय श्री। आ रहा ना? आएगा यार, आएगा। ठीक, फिर बात समझो, ये इतना प्यार करता था वेनसांग, वेनसांग ने उपाधि दी थी। ये उपाधि शिलादित्य किसको दी थी? हर्षवर्धन को। अब थोड़ा सा वेनसांग के बारे में देखते हैं, वेनसांग के बारे में क्या क्या प्रश्न छपे हैं पेपर में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वेनसांग जो है भारत में वो 630 ईस्वी में 630 ईस्वी में भारत आया। कहां आया? भारत आया। और सबसे बड़ी बात 645 ईस्वी में वो वापस लौट गया। एक बार परीक्षा में प्रश्न आया कि जब वेनसांग वापस लौटा तो मार्ग कौन सा था?
हुई बाबा, मतलब वायुयान या छुक गाड़ी रेलगाड़ी चलती ना रहे, क्योंकि 1853 में विकसित भई कि जहाज वास्ते गए और पानी वाले थे और या नाव होते, तो भैया ई गए रहे स्थल मार्ग से। 645 ईस्वी में ह्वेनसांग वापस जब लौटे हैं, वो लौटे हैं स्थल मार्ग से, और 630 ईस्वी में ये भारत आवर है। अब बात तुमका पता चल गई, ये उपाधि तीसरा शिलादित्य जब प्यार करता था तो प्यार करता था इसलिए क्योंकि भाई साहब ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में, और हर्षवर्धन ने इसको क्या क्या कहा? तो याद रखिएगा, इसकी भी उपाधियां थी। किसकी? ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग की उपाधि का सबसे पहला नाम है, बच्चे बच्चे के जबान में छपा हुआ है, यात्रियों का राजकुमार। किससे कहते हैं? तो यात्रियों का राजकुमार कहते हैं ह्वेनसांग को। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? ह्वेनसांग को। फिर शाक्य मुनि किसे कहते हैं? वो भी ह्वेनसांग को कहते हैं। ठीक है, फिर ये पे याद रखिएगा, जितने दिन रहा 15 साल पूरे भारत में भ्रमण करते रहे, और जितने दिन ये रहा भारत में यात्रा, तो यात्रा करें तो जितने भी ये, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सी यू की। उस बुक का नाम था किसकी? ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग की बुक का नाम था सी यू की, जेमा अपने पूरे यात्रा वृतांत के बारे में वर्णन करें है को ह्वेनसांग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, आज नवरात्रि समाप्ति हो गई। ठीक है, चलो तो शाक्य मुनि भी पता चल गया। ठीक है, अब हाँ, एक उपाधि इनकी और है जिसको कहते हैं नीति का पंडित। नीति का पंडित, ले भैया, नीति का पंडित भी कहते थे इनको। ठीक, तो इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। आप फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। हाँ, फटाफट छापो, चीटिंग करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त अंदाज में। अरे लूसेंट को खत्म कर देंगे यार, जल्दी कैसे खत्म करें, इंसान है ना। मेट्रो अच्छा चाहा तो, और फिर के बाद जल्दी खत्म हो कर दो। अरे यार थोड़ा सा तो समय दिया करो हमका ना। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात समझो, ह्वेनसांग के बारे में एक बहुत अच्छे प्रश्न आता है। इन्होंने शूद्रों को क्या कहा था? एक बार पेपर में प्रश्न आया, इन्होंने शूद्रों को क्या कहा? इन्होंने शूद्रों को कहा कृषक। ठीक, और ह्वेनसांग भारत आया बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई भी किसने, किस विद्यालय में अध्ययन किया? उसने किया नालंदा यूनिवर्सिटी। और ना, अच्छा एक बार कमेंट करके सभी बच्चा बता दे, एक बार सभी बच्चा पार्टी बता दे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक को रहे काल गुप्त वंश में। हम बतावा रहे, बहुत जबरदस्त। जल्दी से कमेंट करके बता दे सारी बच्चा पार्टी, सारी बच्चा पार्टी बता दे कि भैया नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। मेरे दिल में आवाज निकली कि ये प्रश्न अपने बच्चों से पूछा जाए, अपने बच्चों से पूछा जाए। तो भाई साहब जल्दी से बताओ। कोई ना बताइए, अरे यार। अच्छा, कुमार गुप्त, अरे भाई साहब मजा आ गया, दिल को छू लिया। ये कमेंट सबसे पहले दिया प्रमिला वर्मा जी, आप जीत गई है आज की क्लास का धमाकेदार प्रश्न। ठीक है, और इस प्रश्न को सजा के रखिए, पेपर में फंसेगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय में ये क्या करने आए थे? अध्ययन करने आए थे। अब एक बार परीक्षा में प्रश्न हुआ, क्या हुआ? जब हम पढ़ित रहे तो हमारा मास्टर को रहे, वो हमका पता, लेकिन इतिहास वाले इतने खूंखार आदमी रहे, यो पूछ लेन कि जब ह्वेनसांग पढ़े आए तो आचार्य जी को रहे,
तो आचार्य जी को रहे, मतलब मास्टर जी को रहे। तो भाई साहब याद रखना, जब वेनसांग पढ़े आ रहे हैं इंडिया में, नालंदा विश्वविद्यालय में, तब इनके मास्टर का नाम रहे सीलभद्र। ले भैया, एक तगड़ा तगड़ा प्रश्न दिमाग में फिट हो रहा हो, ठीक है। जब ई पढ़े आए तो ये अपने गुरु जी का गात रहे, सीलभद्र चचा पाए लगी, ठीक है। तो वेनसांग के पिता, एक प्रकार से गुरु का नाम सीलभद्र था। क्लियर है? माउस से पढ़ो भाई साहब। अगर तुम कहो सर जी बोरिंग होके पढ़ो, हमते ना पढ़ावा चाहिए ना तुम पढ़े पाइयो, ठीक है। इतिहास है, दिमाग में जान दो, ठीक। चलो बिल्कुल, हाँ, मेरी क्लास राहुल जी शाम को 7 बजे, कैलेंडर अपने उसमें टाइमर में लगा लो, 7 बजे राघव सर की क्लास में भव्य स्वागत होना है सबका, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, लाइक शेयर ठोक रहे हो और ठोक दो। आज तो आज इतिहास रच दो। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन राघव सर की क्लास में 1 के बच्चा पढ़ेगा और इतिहास, उस इतिहास के दिन के गवाह सिर्फ तुम होगे, क्योंकि जज हमें जज करेगा, लेकिन गवाह हमारे पास हमारे 1000 बच्चे होंगे। हम सबसे लड़ जाएंगे, कोई सबूत की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, मजेदार है ना। तो अध्ययन कर, तो इसके बारे में समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब इसको छोटा करते हैं और चीजें देखते हैं। फिर देखो, हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि भी थे, और वो दरबारी कवि का नाम था, और उन दरबारी कवि का नाम था बाण भट्ट। बाण चला के भट्ट हुई है, बाण भट्ट। अम्बुज सर तैयार हो रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए 8:30 बजे, ठीक है। चलो, तो बाण भट्ट की 2 पुस्तकें रही, जो पेपर में इतिहास एग्जाम ने इतना ज्यादा पूछ लीस कि बच्चा कहे हमका याद हो गई, ठीक है। चलो, वही कहिन कि हमका याद होगी। वो पुस्तकें का नाम पता का रहे, एक पुस्तक बाण भट्ट ऐसी लिख दिन, पूछो ना, वही पुस्तक का नाम रख देनी हर्षचरित्र। लो, हर्षचरित्र। अब बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाओ, पता का। और एक पुस्तक का लिख दिन कादंबरी। एक पुस्तक का लिख दिन कादंबरी। तो भाई साहब हर्षचरित और कादंबरी किस पुरुष की पुस्तक थी? बाण भट्ट थी, ठीक। बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, हर्षचरित हर्षवर्धन के आए, हम बताई जयमा हर्ष आए वो हर्षवर्धन के आईबे ना करे, जयमा हर्ष आए वो हर्षवर्धन के आईबे ना करे। उनके चाचा, मतलब उनके दरबारी कवि बाण भट्ट के चाचा ना रहे, ठीक। बाण भट्ट दरबारी कवि रहे, उनके द्वारा रचित पुस्तकें रहे, जिनका नाम रहे हर्षचरित्र और कादंबरी। और लेकिन हर्षवर्धन इतना ज्ञानी पुरुष था कि उसने 3 पुस्तकें अपनी भी लिखी। उन पुस्तकों का नाम क्या रखा है इसने? बुक्स, जिसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। किसकी? हर्षवर्धन की। याद कर लो। एक पुस्तक का नाम था जिसको कहते हैं रत्नावली, एक पुस्तक का नाम था जिसको कहते हैं नागानंद, और एक पुस्तक को कहते हैं प्रियदर्शिका। चाहे प्रियदर्शिका कह लो, चाहे नागानंद कह लो, चाहे रत्नावली कह लो, ये तीनों की तीनों आत्मकथा थी। किसकी आत्मकथा थी? ये तीनों की तीनों आत्मकथा थी। किसकी भाई साहब? हर्षवर्धन की, क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। ये साहित्य के बारे में बात हो गई। अब सबसे बड़ी बात हम तुमको बता दें, अब सबसे बड़ी बात हम तुमको बता दें कि एक हुआ रहे वो 2 विशाल धार्मिक सम्मेलन हुए रहे कन्नौज में और प्रयाग में। उस सन का नाम रहा 643। उस सन का नाम था 643 ईस्वी। जगह का नाम था, एक का नाम था प्रयाग और एक का नाम था कन्नौज। तो पेपर में प्रश्न आता है 2 विशाल
धार्मिक सम्मेलन कब हुए? 643 ईस्वी में। कहां कहां पर? कन्नौज और प्रयाग में। क्लियर है? अब एक चीज देखो, एक ये बहुत बड़ा समारोह भी आयोजित करता था, एक बहुत बड़ा ये समारोह भी आयोजित करता था। कौन? हर्षवर्धन। और याद रखिएगा, प्रति पांचवें वर्ष उस समारोह का आयोजन कहां करता था हर्षवर्धन? तो याद रखिएगा, वो करता था प्रयाग में। कहां पर करता था? प्रयाग में। प्रत्येक 5वें वर्ष समारोह का आयोजन करता था प्रयाग में। और याद रखिएगा, छठे समारोह में ह्वेनसांग भी भाग लिया, ह्वेनसांग भी। ठीक है? जिसको नाम दिया गया था महामोक्ष परिषद। पूरा का पूरा हम तुमका बता दिया, एक एक प्रश्न भाई साहब। चलो, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई बात। हाँ, अब ये पे एक प्रश्न याद रखिएगा, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते थे। अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहते थे? हर्षवर्धन। अंतिम हिंदू सम्राट कहते थे किसको? हर्षवर्धन को कहते थे। भाई साहब, आग लग गई, जलजला मच गया। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना सभी बच्चों को? भाई साहब, आज तो समझ में आना ही था यार। ठीक। और हर्ष के समय में एक स्थान था मथुरा, सूती वस्त्रों के लिए फेमस था, याद कर लेना। और सिंचाई में प्रयोग होने वाले जो साधन थे उनको कहते थे तुला यंत्र लिख लेना, सभी लोग लिख लेना। सिंचाई के साधन के रूप में जो प्रयोग किए जाते थे उसको कहते थे तुला यंत्र। और हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, उसका नाम था मथुरा। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, त्रिशूल बैच जरा लगा दिया जाए, बच्चे कह रहे हैं। भाई साहब देखो, आपको स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा। अब जीएस पढ़े घर बैठे ही, जीएस के विजार्ड से मतलब राघव सर के, पूरी जीएस के साथ जीके भी, मतलब त्रिशूल बैच। और कोई भी डाउट हो तुरंत कॉल करें, व्हाट्सएप करें। और सबसे बड़ी बात, राघव सर का जो एप्लीकेशन है उसका नाम बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा, लोगो पहचान लो, यही लोगो है जिसमें राघव सर त्रिशूल बैच चला रहे हैं, जिसका नाम है स्टडी पाई, या STUDYPIE। ABCD तो मुझसे सीखो, तुम करे सरकारी नौकरी की पक्की तैयारी राघव सर के द्वारा। ठीक है? और त्रिशूल बैच मात्र 1499 रुपये। और सबसे बड़ी बात बता दें, बैच की खासियत, ई बैच की खासियत यह है कि एमा स्टैटिक जीके धुआंधार तरीके से पढ़ावागा। स्टैटिक जीके का मतलब अगर तुम दिवस पढ़ ले हो ना, दिवस में घूम जाओगे, किस प्रकार दिवस चलते हैं, जबरदस्त अंदाज में दिवसों का अध्ययन है, जबरदस्त अंदाज में पॉलिटी का अध्ययन है, हर एक चीज का विधिवत, मतलब लूसेंट से भी अपर लेवल पूरी जीएस पढ़ाने की गारंटी राघव सर की है इस बैच में। मात्र 1499 रुपए तुम्हारा खर्च हुई है। उसके बाद जीएस पूरे इंडिया में तुमका पढ़े कहूं आवश्यकता नहीं है। ठीक है? अब अंबुज सर आ रहे हैं, तुमका आज एसडी यादव मत तांडव मचावे, तो तैयार हो जाओ ना, उनका छोड़ कहूं। और मुझे बिल्कुल ताने हैं आज, काहे पीछे आज उनका लाभ हानि का चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है? तो भैया काल ते हमारा नाम तुम बता दीनो, कमेंट कह के का रही, और जय का सबसे ज्यादा कमेंट आई वह नाम हम रख लेबे। वैसे हम मम्मी पापा कहें तुम बियाओ तुम राघव गुप्ता के नाम से करीबे। ठीक? लेकिन तुमका पढ़ावे खातिर नाम वह रख लीन जाई। ठीक? चलो बच्चा,
चलो अब एक बार सबको चेहरा देख लें, फिर उसके बाद चलते हैं। मजा आ गया ना? एक बार कमेंट करके बता देना सभी बच्चों को मजा आया कि नहीं आया। आज राघव सर की क्लास में गुप्तोत्तर काल का खत्म हो गया, और गुप्तोत्तर काल में जो अदर वंश हैं उनका अध्ययन करेंगे कल, और उनकी भी इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे हम लोग। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो, फिर हमारा विदा लेने का समय आ गया है। जाने का दिल तो नहीं करता, बट जाना पड़ता, पीछे अम्बुस लगे रहते। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई साहब, कितने बच्चों को मजा आया। बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया बेटा। हाँ हाँ, यूपीएसआई चल रहा है, यूपीएसआई का बैच भी वहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो साथियों, समय आ गया है तुमसे विदा लेने का, तो मिलते हैं आपको कल शाम 7 बजे। तब तक तैयार रहिएगा कॉपी पेन लेकर, अपनी परपाटी लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।